अलवी साहब भी घर जा रहे हैं। सुन्नी ताज कौंसिल वाला भी एस्टेब्लिशमेंट से मिला हुआ था। उन्होंने शेर अफजल मरवत पे इल्जाम लगा दिया कि वो एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हैं। ये गिरफ्तार इसलिए नहीं होते कि ये एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हैं, वरना बाकी सब तो गिरफ्तार हो जाते हैं कि फजलुर रहमान तो पागल हो गया, हम इसको पागल खाने में जमा कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अंदर की बात मुजम्मिल सोरवर्दी के साथ मैं हूँ सोबिया अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सोरवर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है मुजम्मिल साहब। पर सदर की मंजूरी के बगैर कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने कौमी असेंबली का कल इजलास तलब कर लिया है। अब आप आगे क्या देख रहे हैं? कुछ भी नहीं, सदर साहब रोते रह जाएंगे। कल कौमी असेंबली का इजलास हो जाएगा और उसके बाद सब अरकान हलफ ले लेंगे और पीटीआई के अरकान भी हलफ ले लेंगे। सुन्नी ताज कौंसिल वाले भी हलफ ले लेंगे और सब वो भी नहीं इस बात का इंतजार करेंगे कि सदर ने मंजूरी नहीं दी, हम हलफ ही ना लें। हम तो उस इजलास में हलफ लेंगे जिसकी सदर मंजूरी देगा। सुनीत खान कौंसल वगैरह बगैर किसी एहतजाज के हलफ ले लेंगे? आराम से हलफ ले लेंगे, एहतजाज क्या करना है उन्होंने। तो कल हलफ ले लेंगे और उसके बाद आराम से स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, वजीर आजम का इंतखाब होगा, हुकूमत बन जाएगी। नए सदर के इंतखाब का शेड्यूल आ गया है, 2 मार्च से सदर का हम्म। इंतखाब हो जाएगा। अलवी साहब भी घर जा रहे हैं, शहबाज शरीफ आ रहे हैं, आसिफ जरदारी आ रहे हैं, अलवी साहब घर जा रहे हैं। तो सदर साहब की मंजूरी की जरूरत नहीं। आइन क्लियर है कि 21वें दिन इजलास होना ही होना है, भावें सदर बुलाए या ना बुलाए। 21वां दिन है, इजलास होना ही होना है। तो इसलिए इसमें कोई किसी के बुलाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर 21 दिन से पहले बुलाना हो तो सदर बुला सकते हैं, 21वें दिन तो खुद ही हो जाना है। हम्म। यानी में ये मामला तो अब खत्म हुआ। ये मामला तो अब खत्म हुआ। शहबाज शरीफ वजीर आजम बन जाएंगे। नून लीग ने कहा है हमारे 104 वोट हो गए हैं। मखसूस नशिस्तों वाला ड्रामा भी आप देख लें, वो कि तो आज खुद बिल थैले से बाहर आ गई खुद ही। मतलब आप देखें कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जिस तरह बंदा चपेड़ नहीं मारता, खुद ही तो लिख के दिया है मैं सीटें नहीं चाहिए। मुझे लगता है सुन्नी ताज कौंसिल वाला भी स्टैब्लिशमेंट से मिला हुआ था। जिस तरह पहले बल्लेबाज हामिद वाला रजा मिला हुआ है। तभी तो ये खत लिखा था उसने। खत लिखने की क्या जरूरत थी 26 जनवरी को उसे? तो इसलिए यहाँ तो पीटीआई की कोई सियासी तैयारी नहीं है और ये सियासी यतीम हो गई है पूरी पार्टी, जिसकी कोई पॉलिटिकल प्लानिंग नहीं है। इनका हर जो वो कहते थे ना, मेरा प्लान ए है, मेरा प्लान बी है, मेरा प्लान सी है। ए बढ़ गया, बी बढ़ गया, सी बढ़ गया, डी बढ़ गया, कोई प्लान नहीं चला। निशान निकल गया, बल्ले का निशान चला गया। मखसूस नशिस्तें नहीं मिली। सुन्नी ताज कौंसिल ने खत लिखा हुआ था, बल्लेबाज वाला उड़ गया। सारे प्लान तो उड़ गए। तो मेरा मतलब है कि साथ तो इससे एक ये ज्यादा भी क्या। सामने आ रहा है कि उनसे हथ लिखवाया गया। तो भाई लिखवाया गया या लिखा, खत मौजूद है। साहबजादा साहब कह रहे हैं ना मैंने ये खत लिखा है, वो मुकरे तो नहीं कि झूठा खत है, जाली खत है, मैंने नहीं लिखा। इस खत के बाद अब क्या उनका केस रह गया मखसूस नशिस्तों वाला? छुट्टी हो गई। उन्होंने तो तस्दीक कर दी है। हम्म। चले फिर महसूस निशिस्तें भी गई अब सुनीत हाथ कौंसल के हाथ से। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक और अंदर की बात बताएं कि शेर अफजल मरवत और आदिल राजा में एक तकरार का सिलसिला शुरू हो गया है और ये ना थमने वाली तकरार है। इस लड़ाई के पीछे अंदर की बात क्या है? देखिए, मेजर आदिल राजा साहब ने कहा है कि शेर अफजल मरवत जो है वो पीटीआई में एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट है। उन्होंने कहा है कि वो पीटीआई में आईएसआई के एजेंट है। उन्होंने कहा है कि वो ब्रिगेडियर मरवत का लैंड किया हुआ एक प्रोजेक्ट है जिनका काम है पीटीआई के अंदर लड़ाई पैदा करना और एस्टेब्लिशमेंट के अहदाफ को हासिल करना। अब टेक्निकल बात यह है कि ये लड़ाई शुरू तब हुई थी जब आसिम मुनीर साहब अमेरिका गए थे, तो शेर अफजल मरवत ने अमेरिका में, यूएसए में पीटीआई को कहा था कि आपने कोई एहतजाज नहीं करना। अब शेर अफजल मरवत का मौकफ है कि उन्हें उमर अयूब साहब ने ये बात कही थी। बहरहाल सवाल ये है कि आदिल राजा कहते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हैं और शेर अफजल मरवत कहते हैं कि आदिल राजा का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। अभी तक तो हम यही समझते थे कि तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े तर्जुमान आदिल राजा हैं
और जो भी हम्म, तहरीक इंसाफ की लाइन है वो आदिल राजा ही हमें बताते हैं। अब शेर अफजल मरवत कहते हैं आदिल राजा का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, तो ये बात शेर अफजल ना कहें, ये तो तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल से आना चाहिए ना कि आदिल राजा का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे तो हैदर बैरिस्टर मेहंदी का सैफ नाम भी ले रहे हैं वो। ने है, हैदर मेहंदी का नाम भी ले रहे हैं कि ये दोनों रॉन्ग नंबर है। लेकिन आदिल राजा तो ज्यादा एक्टिव है ना। फिर बैरिस्टर सैफ ने भी कहा है कि आदिल राजा का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, आदिल राजा साहब ने इससे पहले बहुत सारे लोगों पर ये इल्जाम लगाया पीटीआई के कि वो एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हैं। उनमें से कई ने बाद में पीटीआई छोड़ भी दी और वो ये क्लेम करते हैं कि मैंने आज तक जिस पर इल्जाम लगाया है वो सच साबित हुआ है। ठीक है ना? हम्म, उन्होंने शेर अफजल मरवत पर इल्जाम लगा दिया कि वो एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हैं। इस लड़ाई में आदिल राजा जीतेंगे या शेर अफजल मरवत, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब को अब अपनी पोजीशन तो तहरीक इंसाफ में क्लियर करनी पड़ेगी ना, क्योंकि उनके ऊपर वो कहते हैं ये गिरफ्तार इसलिए नहीं होते कि ये एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट है, वरना बाकी सब तो गिरफ्तार हो जाते हैं। इनको जेल इसलिए नहीं भिजवाया जाता क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट से मुकमुका किया हुआ है। तो अब शेर अफजल मरवत ने अगर एस्टेब्लिशमेंट से मुकमुका करके पीटीआई में सियासत कर रहे हैं, तो फिर मेरा आदिल राजा साहब से एक सवाल है कि कौन एस्टेब्लिशमेंट से मुकमुका नहीं किया हुआ? क्या बैरिस्टर गौहर ने मुकमुका नहीं किया हुआ? क्या उमर अयूब ने मुकमुका नहीं किया हुआ? उमर अयूब ने नहीं मैसेज भिजवाया कि आसिम मुनीर के अमेरिका के दौरे पर कोई एहतजाज नहीं होना चाहिए? क्या बैरिस्टर अली जफर नहीं प्रो एस्टेब्लिशमेंट? तो असद कैसर नहीं प्रो एस्टेब्लिशमेंट? तो फिर तो सारे ही जो इस वक्त पीटीआई में हैं वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं जो पाकिस्तान में मौजूद है। दो पीटीआई हैं, एक पीटीआई है जो पीटीआई पाकिस्तान में है, वो सारी इमरान खान के अलावा प्रो एस्टेब्लिशमेंट है। एक पीटीआई है जो बाहर है, जिसमें आदिल राजा, हैदर मेहदी, मोहित पीरजादा, शाहीन सबाई और ये सब लोग, शहबाज गिल, शहजाद अकबर, ये सब एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं। तो जो पीटीआई ओवरसीज है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है और जो पीटीआई पाकिस्तान है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है। अब अगर हम्म, पीटीआई पाकिस्तान ने अभी आदिल राजा और हैदर मेहदी को डिसोन किया है, मेरा ख्याल है इन्हें आगे जाके मोहित पीरजादा और शाहीन सबाई को भी डिसोन करना पड़ेगा, शहजाद अकबर और शहबाज गिल को भी डिसोन करना पड़ेगा। ने आदिल राजा को इमरान खान की मर्जी से डिसोन किया है या इमरान खान की मर्जी के बगैर डिसोन किया है, ये देखने वाली बात है। अगर इस डिसोन में इमरान खान का आशीर्वाद शामिल नहीं है और उनको इमरान खान का आशीर्वाद हासिल है, तो फिर आइंदा चंद दिनों में हम देखेंगे शेर अफजल मरवत के पर काट दिए जाएंगे, उन्हें पीटीआई से साइडलाइन कर दिया जाएगा, बैरिस्टर सैफ की भी छुट्टी करा दी जाएगी क्योंकि आदिल राजा ज्यादा करीबी है। और अगर ये दोनों लोगों का सियासी किरदार आगे बढ़ता है, तो फिर हम हम्म। देखेंगे कि इसके पीछे पीटीआई की एक पॉलिसी है। ठीक हो गया मुजम्मिल साहब, ये आप बड़ी अंदर की बात बता रहे हैं। पर एक और इल्जाम लगाया जा रहा है शेर अफजल मरवत पर कि उन्होंने बुशरा बीबी की रवानगी की इंफॉर्मेशन जो थी, मुल्क से रवानगी की इंफॉर्मेशन वो भी लीक की थी। लेकिन जब एस्टेब्लिशमेंट पर एजेंट होने का इल्जाम है तो फिर सारे ही इल्जाम है, मुखबरियों का इल्जाम भी है। देखिए ना, जब ये इल्जाम है कि आपको कन्वेंशन करने की इजाजत है और बाकियों को नहीं है तो आप एजेंट हैं एस्टेब्लिशमेंट के, तो फिर ये इल्जाम में तो फिर सारी मुखबरियां करने का इल्जाम भी है, सारे इल्जाम है। अब यहाँ शेर अफजल मरवत सच्चे हैं या आदिल राजा सच्चे हैं, ये फैसला तो इमरान खान करेगा ना दोनों में से सच्चे कौन है। और मेरा ख्याल है लड़ाई हम्म। इतनी बढ़ गई है कि किसी एक के बारे में फैसला अब करना ही पड़ेगा कि सच्चा कौन है दोनों में से। किसी एक के बारे में फैसला करना ही पड़ेगा कि सच्चा कौन है। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक और अंदर की बात बताएं कि इसके साथ साथ ये जो लड़ाई स्टार्ट हुई है, इसके साथ साथ आज एक और बड़ी अपडेट हुई है। तहरीक इंसाफ ने असद कैसर से तमाम सियासी मामला के फैसले के इख्तियारात वापस ले लिए हैं। क्या हुआ है? मेरा ख्याल है असद कैसर से न सब खौफजदा है। ये बैरिस्टर गौहर वगैरह, देखें असद कैसर फजलुर रहमान साहब के पास गए, उन्होंने एक पॉलिटिकल ब्रेक थ्रू किया। असद कैसर ने हम्म, महमूद नचकजई, मैंगल वगैरह से भी बातचीत की और वो तहरीक इंसाफ के लिए सियासी रास्ते बना रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि अब जब असद कैसर मौलाना फजलुर रहमान के पास गए हैं, तो गंडापुर ने कहा, बयान दे दिया कि फजलुर रहमान तो पागल हो गया, हम इसको पागल खाने में जमा कराएंगे। अब यहाँ आप सुलह करते हैं या लड़ाई करते हैं? इसका मतलब है गंडापुर जो है वो असद कैसर साहब की इस चाल से खुश नहीं थे कि फजल रहमान के साथ सुलह की जाए। इसी हम्म, तरह जो असद कैसर के भाई को स्पीकरशिप से हटवाया है,
वो भी गंडापुर ने हटवाया क्योंकि गंडापुर नहीं चाहते कि असद कैसर के भाई का कोई केपी में रोल हो। और असद गंडापुर जो है वो असद कैसर को माइनस करना चाहते हैं, बैरिस्टर गौहर असद कैसर को माइनस करना चाहते हैं, क्योंकि एक तो है एस्टेब्लिशमेंट भी असद कैसर से खौफजदा थी, क्योंकि जो असद कैसर सियासत कर रहे थे, असद कैसर सारी एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर रहे थे। मतलब इस वक्त फजलुर रहमान साहब भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, वो उनमें और पीटीआई में फासले कम कर रहे थे। महमूद खान, अचकजई, मैंगल वगैरह भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, वो उनसे भी पीटीआई की सुलह कर रहे थे। तो टेक्निकली असद कैसर जो काम कर रहे थे वो एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं था कि सारी एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाएं। मेरे ख्याल में जो पीटीआई में एस्टेब्लिशमेंट का ग्रुप है, इस वक्त गंडापुर भी एस्टेब्लिशमेंट से सुलह करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनके सीएम बनने को राह में रुकावट ना बने, इसीलिए वो बड़े मीठे मीठे भी बयान दे रहे हैं। इसीलिए उन्होंने फजलुर रहमान के खिलाफ भी बयान दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते फजलुर रहमान और पीटीआई की सुलह हो, उसके वो फौज के लिए खतरा है। पीटीआई में जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट ग्रुप है उसने असद कैसर को आउट किया है, क्योंकि असद कैसर जो सियासत कर रहे थे उसके से पाकिस्तान में एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासी जमातें पीटीआई के गिर्द इकट्ठी हो सकती थी। इसको रोकने के लिए असद कैसर को पीटीआई के अंदर से मैं समझता हूँ एस्टेब्लिशमेंट ग्रुप ने आउट किया। प्रो एस्टेब्लिशमेंट ग्रुप ने माइनस कर दिया सब कैसर को। अच्छा मुजम्मिल साहब, कल एक वीडियो सामने आई मुस्तफा कमाल की, जिसमें 100% जो मैंडेट था वो जाली होने का कहा गया। आज जो है वो कामरान टिसोरी की ऑडियो सामने आ गई है। ये वीडियो ऑडियो और एमक्यूएम की ही इस वक्त सामने आना, ये मामला है क्या? देखिए, ये लड़ाई है पीपल्स पार्टी और एमकेएम की। पीपल्स पार्टी नून लीग पर ये दबाव डाल रही है कि आप एमकेएम को हुकूमत में शामिल ना करें। जब वोट पीपल्स पार्टी और नून लीग के मिलकर पूरे हैं, तो एमकेएम को शामिल हम्म। करने की क्या जरूरत है? वो बैठे रहे बाहर। नून लीग एमकेएम को शामिल करना चाहती है। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि एमक्यूएम का मैंडेट 100% जाली है, और एमक्यूएम कहती है कि पीपल पार्टी का मैंडेट 200% जाली है। ये जो 100% और 200% वाली बहस है, ये एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान है। पीपल्स पार्टी का हम्म। मौकफ है कि एमक्यूएम का मैंडेट 100% जाली है, और एमक्यूएम का मौकफ है कि पीपल्स पार्टी का मैंडेट 200% जाली है। ये सिंध की अंदरूनी लड़ाई है। अब मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि एमकेएम को शामिल किया जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी का दबाव है। अब देखें ना, जो सिंध की गवर्नरी का तनाजा है, पीपल्स पार्टी जी ने जी। नून लीग को कहा है कि आप और हम मिलकर दो दो गवर्नरशिप बांट लें, दो हमारे हम्म। दो आपके। नून लीग ने उन्हें कहा नहीं, एक एमक्यूएम का है। उन्होंने कहा जी हम एमक्यूएम को तो शामिल ही नहीं करना चाहते, अगर आप एमक्यूएम को कुछ देना चाहते हैं तो अपने हिस्से में से देते हैं। अब नून लीग अपने दो गवर्नरों में से एक गवर्नर अगर ये, तो नून लीग का एक गवर्नर कम हो जाता है। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हम एमक्यूएम के साथ मिलकर शराकत इक़्तिदार का कोई फार्मूला नहीं कि सबको एक एक गवर्नर मिल जाए या इस तरह मिल जाए। वो कहते हैं कि जी एमक्यूएम को आउट ही करते हैं। अब एमक्यूएम को ये बात नून लीग ने बता दी है कि पीपल्स पार्टी आपको कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। ये जो ऑडियोज वायरल हुई हैं, ये ऑडियोज कोई जी जी। आईएसआई ने वायरल नहीं की, ये कोई मिलिट्री इंटेलिजेंस ने वायरल नहीं की है। ये ये एमक्यूएम ने एमक्यूएम खुद करवाई है। पाकिस्तान, नहीं नहीं, ये एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन के फड्डे में आउट हुई है। एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी के इजलास में एमक्यूएम लंदन का कोई नुमाइंदा बैठा था, या ऐसा कोई हम्म। बंदा बैठा था जो इल्ताफ हुसैन से थ्रू था। उसने ये ऑडियोज रिकॉर्ड करके इल्ताफ हुसैन या एमक्यूएम लंदन को दी हैं, जिन्होंने ये रिलीज पर की हैं। एमक्यूएम लंदन को क्या फायदा होगा? एमक्यूएम लंदन एमक्यूएम पाकिस्तान को कमजोर करना चाहती है। आप देखें ना, इन इंतखाबात में एमक्यूएम लंदन ने एमक्यूएम पाकिस्तान के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ा है, और एमक्यूएम हम्म। लंदन एमक्यूएम पाकिस्तान से इलेक्शन हार गई है। हम्म। वैसे तो कहा जा रहा है कि एमक्यूएम लंदन अल्ताफ हुसैन के नुमाइंदों की जमानतें ही जब्त हो गई हैं। कल तक जो कहते थे कि अल्ताफ हुसैन के बाइकाट पर कोई बाहर नहीं निकलता, अल्ताफ हुसैन के उम्मीदवारों के डब्बे तो खाली निकल आए हैं। तो ये हम्म। एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन की लड़ाई है, जिसमें एमक्यूएम लंदन को
मुस्तफा कमाल, कामरान टसोरी, इन सब से बहुत दुश्मनी है। इनको डैमेज करने के लिए ये ऑडियोज़ निकाली गई हैं। ये ऑडियोज़ को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं निकाली कि आप कहें कि एमक्यूएम का और एस्टेब्लिशमेंट का फड्डा हो गया है। हमारे यहाँ यूजुअली ऑडियोज़ निकलती हैं जब एस्टेब्लिशमेंट से फड्डा हो जाए। ये प एमक्यूएम की जो ऑडियोज़ हैं, ये कोई एस्टेब्लिशमेंट से फड्डे की वजह से नहीं निकली। एमक्यूएम की ऑडियोज़ जो हैं वो एमक्यूएम लंदन और एमक्यूएम पाकिस्तान के फड्डे में हैं और एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की लड़ाई के तनाजुर में सारी गुफ्तगू हो रही है। लेकिन मेरे ख़्याल में एमक्यूएम की सारी राब्ता कमेटी में अब ये बात हो गई है कि उनके अंदर कोई एमक्यूएम लंदन का एजेंट है। जो एमक्यूएम के ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि वो उस एजेंट तक पहुँच भी गए हैं राब्ता कमेटी के अंदर जो एमक्यूएम लंदन अल्ताफ हुसैन का एजेंट था, जिसने ये हुँ, रिकॉर्डिंग हुँ। करके लंदन वालों को दी। अब एमक्यूएम राब्ता कमेटी के तमाम नए अरकान नामज़द कर दिए जाएँगे, उसकी तंज़ीमें नौ की जाएगी और ये जो लंदन का एजेंट है, इसको भी इबरत का निशान बनाया जाएगा जिसने ये रिकॉर्डिंग की है। क्या इससे ज़्यादा कार्रवाई इसमें की कुछ जाएगी? नहीं। क्या कार्रवाई की जाएगी निकाला इसके जाएगा, खिलाफ? मेरे ख़्याल में निकाला भी जाएगा और उसके लिए वो हसास इदारों के भी हवाले होगा। पता लग गया कि उसका एमक्यूएम लंदन के साथ राब्ता है, वो उनका बंदा है, तो काफ़ी कुछ उसके खिलाफ हो सकता है। वो उस तक बकौल उनके के एमक्यूएम के ज़राए के अ अ, उस बंदे तक वो पहुँच गए। उस बंदे तक वो पहुँच गए हैं जो एमकेएम लंदन का एजेंट है। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुज़म्मिल साहब के मुताबिक ये जो एमकेएम की ऑडियो और वीडियो लीक हुई हैं, ये एमकेएम लंदन ने करवाई हैं और एमकेएम लंदन एमकेएम पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।